नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स और फिजिक्स मेड इजी में आज फिर करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के कुछ बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आवेश की समरूप विद्युत क्षेत्र में गतियों से संबंधित है और विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में उसकी गतियों से संबंधित है। शुरू करते हैं। दो समांतर चालक प्लेटों के बीच में विभवांतर लगाने पर समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है। अगर प्लेटों के d दूरी के बीच में v विभवांतर लगाया जाए और एक m द्रव्यमान और q आवेश का कण स्थिर अवस्था में रहे तो इसी स्थिति में अगर आवेश का मान आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच के विभवांतर को 1/5 कर दिया जाए तो इस कण का गुरुत्वाकर्षण के इस क्षेत्र में त्वरण का मान क्या होगा। यहाँ कण के द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण का ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगने वाला बल और इस विभवांतर में ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत विद्युत क्षेत्र में इस ऋण आवेश पे ऊपर की दिशा में लगने वाला विद्युत बल बराबर और विपरीत है और ऐसी स्थिति में ये कण विद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति में है। क्योंकि प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र विभवांतर से उत्पन्न विभव प्रवणता के बराबर है, वो एकांक प्लेट दूरी के बीच में आने वाले विभव मान के बराबर है। विभव में प्लेट विस्थापन का अगर भाग दें तो विद्युत क्षेत्र की समरूप तीव्रता मान ज्ञात हो जाएगा। जब बदली हुई परिस्थिति में विभव को पूर्व मान से 1/5 किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी प्लेट दूरियों के साथ 1/5 रह जाएगी। और नई स्थिति में जब आवेश का मान पहले से आधा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से 1/5 है तो विद्युत बल का मान पूर्व QE बल का 1/10 हो जाएगा। पुराना QE बल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ स्थिर साम्यावस्था बना रहा था, mg के बराबर था, तो नई स्थिति का बल mg का 1/10वां हिस्सा है। तो इस नई बदली परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण का बल पूर्व की भांति mg है और विद्युत बल ऊपर की तरफ mg/10 है। दोनों का अंतर शुद्ध बल 0.9 mg इस m द्रव्यमान के कण पे 0.9 g का, जैसा कि तीसरा विकल्प में दिया हुआ है, त्वरण नीचे की तरफ बनाएगा। अगर किसी आवेशित कण पे विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का त्वरण कण के प्रारंभिक वेग के साथ कोण थीटा 0 या 180 डिग्री के अन्यत्र कोई और मान रखता है तो कण का गति का पथ एक परवलयाकार प्रारूप प्राप्त कर लेता है। उसी तरह का प्रश्न यहाँ दिया गया है। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच में एक समरूप विद्युत क्षेत्र की रचना की गई है और इस विद्युत क्षेत्र के ठीक मध्य में दो आवेशित कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान क्षैतिज वेग के साथ प्रवेश करते हैं और विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विक्षेपित होने के बाद निकास के समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन चारों A, B, C, D में से दो स्थितियों को प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलते समय स्थितियों का क्या स्थान होगा, ये इन विकल्पों में हमें छांटना है। हालांकि हमें प्लेटों के बीच में बने हुए समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे या ऊर्ध्वाधर ऊपर किस तरफ है ये ज्ञात नहीं है, लेकिन ये तय है क्षैतिज प्रारंभिक वेग के साथ ये दिशा विद्युत क्षेत्र के बल की अभिलंब होने के कारण क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र के बल का कोई त्वरण घटक नहीं होगा। तो क्षैतिज दिशा में वेग Vx विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण L प्रसार के दौरान नियत रहेगा और L लंबाई के विद्युत क्षेत्र को पार करने में लगने वाला समय L और Vx का अनुपात होगा। वहीं इन कणों पर विद्युत क्षेत्र के रेखा में धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला त्वरण बल में द्रव्यमान का भाग देने पर कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होगा और सभी आवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे कम द्रव्यमान का आवेशित कण है, उसका आवेश द्रव्यमान अनुपात विशिष्ट आवेश सर्वाधिक है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। अतः उस पे इस तरह के त्वरण और त्वरणों से वेग और विस्थापन सर्वाधिक आएंगे। वहीं भारी द्रव्यमान वाले और कम आवेश वाले या कम Q और M अनुपात वाले कणों का त्वरण का मान कम होगा। हालांकि कण का ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई प्रारंभिक वेग घटक नहीं है, लेकिन बल से उत्पन्न त्वरण समय के साथ y दिशा में वेग घटक बनाकर y दिशा में जो विस्थापन करेगा वो 12AT² लिखा जा सकता है और विद्युत क्षेत्र की L लंबाई को Vx वेग से पार करने में लगा समय L और Vx के अनुपात के
रूप में जब हम लिखते हैं तो हम पा रहे हैं कि दोनों कणों के लिए विद्युत क्षेत्र की लंबाई, प्रारंभिक वेग एक समान है। तो y दिशा में होने वाला विक्षेप कणों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के y दिशा में त्वरण के समानुपाती होगा और ये त्वरण कणों के विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान अनुपात के समानुपाती होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अधिक होने से उसका विक्षेप अधिक होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र से निकलते समय इलेक्ट्रॉन की स्थिति A प्राप्त होगी, अन्यथा वो स्थिति D हो सकती है। वहीं प्रोटॉन कम मात्रा में विक्षेपित होकर अगर इलेक्ट्रॉन A पर पहुंचा है तो प्रोटॉन C पर पहुंचेगा और अगर इलेक्ट्रॉन D पे पहुंचा है तो प्रोटॉन B पर पहुंचेगा। यहाँ पहले विकल्प में जब इलेक्ट्रॉन A पे है तो प्रोटॉन D पे बताया गया है, जबकि प्रोटॉन की स्थिति C होनी चाहिए, तो पहला विकल्प सही नहीं है। इसी तरह से इस चौथे विकल्प में जब इलेक्ट्रॉन को A पे बताया गया है तो प्रोटॉन को C पे कम विक्षेप के साथ बताया हुआ है, ये विकल्प सही हो सकता है। D के साथ B वाला अगर कोई विकल्प होता जो नहीं है तो वो भी सही होता और उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती। यहाँ अगर सभी विकल्पों का अध्ययन करें तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में विक्षेपित और प्रोटॉन कम मात्रा में विपरीत दिशा में विक्षेपित होता हुआ चौथा विकल्प बनाएगा। इस उदाहरण में ऊपर की प्लेट धन विभव या धनावेशित स्थिति में है, ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ कार्यरत है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और अधिक Q और M अनुपात होने के कारण अधिक मात्रा में विक्षेप होगा और इलेक्ट्रॉन A स्थिति पर पहुंचेगा। वहीं प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगा और Q और M अनुपात का मान कम होने पर, इसका विक्षेप की मात्रा कम होने पर इसकी स्थिति विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलते समय C प्राप्त होगी। तो यहाँ चौथा हमारा विकल्प सही विकल्प है। आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र में गति के दौरान ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक त्वरण की दिशा एक ही रेखा में हो तो कण की गति एक सरल रेखीय स्वरूप रखेगी। ऐसा ही एक प्रश्न करते हैं। एक सम विद्युत क्षेत्र में समान समय के लिए अगर प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित किया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगा, ये ज्ञात करना है। हमें जानकारी है आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बल आवेश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणा में अगर द्रव्यमान का भाग दे दें तो त्वरण का मान ज्ञात हो जाएगा और आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र में गति के दौरान त्वरण का मान उसके आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती है। अगर हम गति के समीकरण को समय के साथ वेग में परिवर्तन के लिए v = u + at को इस्तेमाल करें, अगर प्रारंभिक वेग स्थिर अवस्था से गति हुई है u 0 हो तो समान समय में त्वरण a के साथ प्राप्त वेग v at t क्योंकि एक समान है त्वरण के समानुपाती होगा। त्वरण q और m के अनुपात के समानुपाती है तो t समय बाद कणों का वेग आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती है। कण की गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है। यहाँ v की जगह समानुपाती आवेश द्रव्यमान अनुपात रख दें और वर्ग कर दें तो ये अनुपातिक संबंध बता रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात आवेश के वर्ग और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती होगा। और अगर दोनों कणों की तुलना की जाए तो प्रोटॉन में एक प्रोटॉन का आवेश और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है तो Q भी एक इकाई और M भी एक इकाई है। वहीं अल्फा पे 2 प्रोटॉन का 2 इकाई आवेश और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का 4 इकाई द्रव्यमान है। हल करें तो ये अनुपात 1:1 इस दूसरे विकल्प को सही विकल्प साबित करता है। पिछले प्रश्न जैसा ही एक और प्रश्न करते हैं। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन और अल्फा कण समान दूरी पर चलते हैं तो इन कणों की विद्युत क्षेत्र में एक समान दूरी पर विस्थापन के बाद त्वरण से प्राप्त वेग का अनुपात और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र में जहां तीव्रता E है, Q आवेश पे लगने वाला बल QE द्रव्यमान से भाग देने पर त्वरण को आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती बताता है। और अगर हम समान विस्थापन के लिए गति का अध्ययन करना चाहते हैं तो गति का समीकरण v² = u² + 2as का इस्तेमाल करते हैं। u कणों का प्रारंभिक वेग अगर 0 मान लेते हैं तो s दूरी पर चलने पर a त्वरण के साथ जो कण वेग प्राप्त करेगा उसका वर्ग 2as होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चली दूरी दोनों कणों की एक समान है, s नियत है, तो v का वर्ग त्वरण के समानुपाती है, त्वरण आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि कणों का वेग आवेश और द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होगा। और दो कणों के वेगों की अगर हम तुलना करें तो प्रोटॉन का आवेश 1 इकाई, द्रव्यमान भी 1 इकाई, वहीं अल्फा का आवेश 2 प्रोटॉन के तुल्य 2 इकाई और द्रव्यमान 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के तुल्य 4 इकाई। हल करने पर यह अनुपात 1:1/√2 को हम √2:1 लिख सकते हैं। तो यह दूसरा विकल्प सही विकल्प होगा।
गया है। हम वेग को वर्क करके और द्रव्यमान से गुणा करके हाफ mv² की तुलना भी कर सकते हैं, और क्योंकि दोनों कण एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक समान दूरी पर चले हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात विद्युत विभवांतर में आवेशित कण पर किए गए कार्य से भी गणना किया जा सकता है। विभवांतर डेल्टा V एकांक आवेश को चलाने में किया गया कार्य है। अगर Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर चलाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य Q डेल्टा V उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ विभवांतर को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विस्थापन के गुणनफल के तुल्य बनाया जा सकता है। दोनों कण एक समान विद्युत क्षेत्र और एक समान दूरियों पर चले हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात उनके आवेश के अनुपात में हो जाएगा। क्योंकि अल्फा का आवेश प्रोटॉन से 2 गुना है तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 प्राप्त हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कि m और 2m द्रव्यमान के 2 कणों के आवेश क्रमशः q और 8q है। अगर स्थिर अवस्था से दोनों समान विभवांतर पे एक ही समान समरूप विद्युत क्षेत्र में चलें तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। विभवांतर से आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य की गणना की जा सकती है। अगर V विभवांतर में Q आवेश को चलाया जाए तो किया गया कार्य Q और V का गुणनफल कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और कण की गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। तो हम यहाँ v² को एक समान विभवांतर पर दोनों आवेश त्वरित हुए हैं Q और m के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों कणों में v² की गणना Q और m के अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। पहले कण का आवेश Q और द्रव्यमान m है और दूसरे कण का आवेश 8 गुना और द्रव्यमान 2 गुना है, तो उन दोनों के वेगों का वर्ग 1:4 के समानुपाती हो गया है, और वर्गमूल लेने पर वेग 1:2 ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कण जिनके द्रव्यमान m व आवेश Q तथा द्रव्यमान 2m और 8q है, वेगों का अनुपात 1:2 है, और विद्युत क्षेत्र में समान विभवांतर पर त्वरित होने के बाद जो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है वो उनके आवेश के समानुपाती 1:8 होगा। ये प्रश्न रोचक, ज्यादा कठिनाई के स्तर वाला और सीखने के अच्छे अवसर रखने वाला प्रश्न है। हमें r दूरी पर प्रोटॉन और अल्फा एक घर्षण रहित तल पर रखे हुए दिए हुए हैं, और इन्हें अगर मुक्त कर देंगे तो दोनों समान आवेशित कण परस्पर प्रतिकर्षण से दूर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और जब इन दोनों में बहुत अधिक दूरी हो जाएगी तो हमें दोनों कणों की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आवेशों का ये जो तंत्र परस्पर r दूरी पर है, इस तंत्र के पास कुछ स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा की गणना हम किसी एक आवेश से दूसरे आवेश की स्थिति पे विभव मान और दूसरे आवेश के गुणा से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रोटॉन r दूरी पर जो विभव मान रखता है वो k प्रोटॉन का आवेश e डिवाइडेड बाई दूरी r ke/r निकाला जा सकता है, और इस विभव में अनंत से अल्फा को जिसका आवेश 2e है लाने में किया गया कार्य विभव और आवेश का गुणा हो जाएगा, और यही कार्य इस दो आवेशों के तंत्र की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 2ke²/r। जब कणों को मुक्त कर देंगे और वो दूर जाएंगे तो यही स्थितिज ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का बंटवारा दोनों कणों की गतिज ऊर्जा में एक समान मान के साथ नहीं होगा, बल्कि वो संवेग के संरक्षण के नियम की भी पालना करेगा। गति से पूर्व दोनों स्थिर अवस्था के कणों का तंत्र जो संवेग रख रहा है वो 0 है, तो गति के दौरान भी किसी भी स्थिति में संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि किसी भी बाह्य बलों की यहाँ उपस्थिति नहीं है। तो संवेग संरक्षण के अनुसार ये दोनों कण प्रोटॉन और अल्फा समान संवेग से विपरीत दिशाओं में गति करते हुए बाद की स्थितियों में भी कुल संवेग को प्रारंभिक 0 संवेग की भांति रखेंगे। तो हम गतिज ऊर्जा को संवेग के रूप में प्रदर्शित करें, ये हमारी भौतिकी में बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है, और गतिज ऊर्जा जो हाफ mv² है उसमें ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे तो हम गतिज ऊर्जा को संवेग का वर्ग और द्रव्यमान के 2 गुना के अनुपात के रूप में p²/2m लिख सकते हैं। और क्योंकि गति के दौरान दोनों कणों का संवेग भले ही विपरीत दिशा में हो, मान में एक समान है, तो m और v का गुणा दोनों के लिए समान नियतांक है, तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का अनुपात द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ दो कणों का द्रव्यमान 1:4 है, प्रोटॉन से अल्फा 4 गुना अधिक द्रव्यमान का है, तो हल्के कण के पास ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, और प्रोटॉन और अल्फा की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 होगा। तो कुल गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के विभाजन 2ke²/r के बराबर है उसके 5 हिस्से किए जाएं, और 1/5 हिस्सा अल्फा की गतिज ऊर्जा 2/5 ke²/r हो जाएगी, और इसका 4 गुना 8/5 ke²/r प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कुछ विशिष्ट स्थितियों में आवेशित कण की गति विद्युत क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर भी हो सकती है।
उसी तरह का एक प्रश्न लेते हैं। एक स्थिर आवेश प्लस क्यू के चारों तरफ m द्रव्यमान और ऋणात्मक q आवेश का कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करे तो वर्तुल पथ के आवर्तकाल और गति के पथ की त्रिज्या के मध्य संबंध ज्ञात करना है और सही विकल्प को छांटना है। यहाँ स्थिर धनावेश प्लस क्यू गतिशील माइनस क्यू आवेश को विद्युत बल से आकर्षित करेगा और ये केंद्र की अभिमुख लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और वर्तुल पथ पर गति के दौरान जब कण स्पर्शजयी v वेग से गति करेगा तो उसका इस द्रव्यमान पे अपकेंद्रीय बाहर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन आर बल लगेगा और संतुलन की स्थिति में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वेग के अनुसार संयोजित हो जाएगी और आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल बराबर मान के हो जाएंगे। यहाँ k स्मॉल q कैपिटल Q और कण का द्रव्यमान नियतांक है तो हम कह सकते हैं कि स्पर्शजयी पथ पर वेग का वर्ग त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती संबंध इस संबंध से ज्ञात हो गया है रखेगा और ऐसी स्थिति में वर्तुल पथ की परिधि r त्रिज्या के पथ पर 2πr जब v स्पर्शजयी वेग से पार होगी तो आवर्तकाल एक वर्तुल पथ को पूरा करने में लगा समय विस्थापन और वेग के अनुपात के अनुसार लिखा जाएगा। यहाँ v को वर्गमूल करके 1/√r लिखें और √r जब ऊपर अंश में चला जाएगा तो r की घात 1 और आदि जुड़कर 3/2 हो जाएगी और इस समीकरण को हल करें तो t का वर्ग r के घन के समानुपाती ये जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरह के आवर्तकाल और त्रिज्या के संबंध गुरुत्वाकर्षण में भी वर्तुल पथ पर गति के दौरान ज्ञात होते हैं। जब हम सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति का अध्ययन करते हैं तो वहां भी आवर्तकाल और पथ की त्रिज्या के बीच में संबंध t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ ज्ञात होता है। दो समान मान और विपरीत ध्रुवता के आवेश परस्पर अल्प दूरी के साथ एक दृढ़ तंत्र में जुड़े हुए हों तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और एक सदिश राशि के रूप में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर ऋण से धन आवेश यहाँ तीर की भांति होता है। ऐसे विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं और विभव से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें कहा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से दूरी सदिश कोण 0 डिग्री बनाता है वहां केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और विभव कैपिटल V हो तो निरक्ष जो विद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री कोण की स्थिति में है लंब समद्विभाजक स्थिति में वहां उसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मान क्या होंगे। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P r केंद्र दूरी से थीटा कोण पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाता है वो kp/r³ गुणा वर्गमूल 1 + 3 cos² थीटा है और अक्ष पे थीटा 0 पे cos 0 का मान 1 रखने पर 1 और 3 का जोड़ 4 का वर्गमूल 2 ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³ हो गई है। और अक्ष पे दोनों जगह चाहे +q आवेश की तरफ या ऋण q आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। वहीं निरक्ष पे थीटा 90 पे cos 90 0 लेने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान kp/r³ समान r दूरी पे अक्ष के 2kp/r³ से आधा मान का हो जाएगा। और यहाँ धनावेश का विद्युत क्षेत्र और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र जब सदिश रूप से जोड़ा जाता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण से विपरीत आती है। तो निरक्ष पर समान r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आधा और दिशा विपरीत है। तो अगर अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो निरक्ष पर r दूरी पर ये -E/2 इनमें से कोई एक विकल्प -E/2 के साथ सही विकल्प होगा। विभव का मान गणना करते हैं तो सही विकल्प ज्ञात हो जाएगा। किसी द्विध्रुव आघूर्ण P का r दूरी पर थीटा कोण के साथ विद्युत विभव kp/r² cos थीटा होता है। अक्ष पर थीटा 0 के साथ विभव का मान kp/r² दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात दुगनी दूरी पर ये 1/4 और आधी दूरी पर 4 गुना हो जाएगा। ऐसी स्थिति है। वहीं निरक्ष पे जहां थीटा 90 डिग्री है cos 90 0 होने पर विभव का मान 0 प्राप्त हो रहा है और ये सत्यापित कर रहा है कि हमारा ये जो प्रथम विकल्प विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -E/2 और विभव 0 निरक्ष पर r दूरी पर इस द्विध्रुव के क्रमशः विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव मान होंगे सही विकल्प है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं धनावेश से इस P बिंदु पर जो धनावेश का विद्युत विभव बनेगा उतना ही इस ऋणावेश का समान दूरी पर P बिंदु पर ऋण विभव बनेगा और +q का धन विभव और -q का ऋण विभव इस बिंदु पर जब अदिश जोड़ किया जाएगा तो परिणामी विभव
शून्य हो जाएगा। अर्थात निरक्ष पर चाहे हम किसी भी दूरी की स्थिति पर हों, सममिति के कारण सभी स्थानों पर विद्युत विभव शून्य प्राप्त होंगे। पूर्व प्रश्न जैसा एक और प्रश्न लेते हैं। किसी द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर r दूरी पर, और सभी दूरियां द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती है, थीटा 0 स्थिति पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव कैपिटल V है, तो अक्ष के ठीक विपरीत थीटा 180 डिग्री की स्थिति पे केंद्र से 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मान ज्ञात करने हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kp/r³ स्क्वायर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा में थीटा अगर 180 लिखें तो cos थीटा -1 का वर्ग भी +1 होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही 2kp/r³ आएगा जो अक्ष पर है। तो अक्ष पे थीटा 0 और 180 डिग्री दोनों स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2kp/r³ है। ध्यान रहे निरक्ष पे यही आधे मान के साथ kp/r³ आया था, क्योंकि हमारी केंद्र से दूरी r की बजाय 2r हो गई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 2 गुनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से 1/8 रह जाएगी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ अगर हम अक्ष पे थीटा 0 और 180 डिग्री पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखें तो यहाँ 2 धन और ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र, धन का विद्युत क्षेत्र त्रिज्या बाहर की तरफ और ऋण का त्रिज्या अंदर की तरफ परस्पर विपरीत है, लेकिन नजदीक की स्थिति धनावेश की अधिक मान का विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में बना रहा है। वहीं निरक्ष पे ऋणावेश अधिक समीप होने पर अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसी की दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र एक बार फिर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आएगा। तो यहाँ दोनों जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी, और दुगनी दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/8 होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी दिशा में पहले से 1/8 हो गया है, और ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। भले ही हम विभव की गणना ना भी करें, लेकिन यहाँ अक्ष पर थीटा 180 डिग्री पे विभव की गणना भी इसी सूत्र से करते हैं, तो हम पाते हैं कि थीटा 180 पे cos 180 -1 होने पे विभव का मान -kp/r² हो जाएगा। वो सही भी है, क्योंकि ऋणावेश अपनी समीप की सभी स्थितियों में निरक्ष से दूसरी तरफ ऋण विभव बनाएगा, और यहाँ 180 डिग्री पे विभव का मान kp/r² ऋणात्मक r दुगुना है, तो विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/4 -v/4 हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। अगर इसी प्रश्न में अक्ष थीटा 0 पे r के बजाय r/2 दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पूछा जाता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 गुनी और विभव 4 गुना हो जाता, 8e 4v। एक विद्युत द्विध्रुव की समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र में गतियां किस तरह की होगी, इस अवधारणा को समझाने वाले खूबसूरत प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमें विद्युत द्विध्रुव के लिए दिए गए 4 कथनों में से सही कथन छांटने हैं। पहला कथन है कि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में सदैव घूर्णन गति करेगा। यहाँ सदैव शब्द पर एक गंभीर चिंतन आवश्यक है। जब एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 0 या 180 के अलावा कोई अन्य कोण होता है, तो धनावेश पे लगने वाला बल और ऋणावेश पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाले बल समरूप विद्युत क्षेत्र में बराबर मान और विपरीत दिशा के एक बल युग्म बना लेते हैं, और वो बल युग्म इस दृढ़ तंत्र पर शुद्ध बल तो शून्य बनाता है, लेकिन दोनों बलों की कार्य रेखा अलग अलग होने पर एक बल आघूर्ण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और द्विध्रुव इस केंद्र अक्ष के परि घूर्णन गति करने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि द्विध्रुव आघूर्ण घूर्णन करता हुआ विद्युत क्षेत्र की अनुदिश स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में धनावेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल और ऋणावेश पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE बल मान में बराबर दिशा में विपरीत एक ही कार्य रेखा पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और ये तंत्र एक स्थायी साम्य स्थिति प्राप्त कर लेगा और किसी भी प्रकार की घूर्णन या रेखीय गति नहीं करेगा। सामान्यतः विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी भी थीटा कोण पे हो, वो इस P और E में अनुदिश थीटा 0 की स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और फिर स्थिर हो जाता है। इस स्थिति को हम स्थायी साम्य स्थिति कहते हैं। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाए तो इस स्थिति में भी दोनों बल धनावेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पे विपरीत दिशा में इस दृढ़ तंत्र को संपीड़ित नहीं कर पाएंगे और परस्पर निरस्त हो जाएंगे, और ये द्विध्रुव इसी स्थिति में बना रहेगा। लेकिन ये अस्थायी साम्य स्थिति है, क्योंकि अगर इसे बदल दिया जाएगा तो ये पुनः प्राप्त नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर थीटा 0 और 180 डिग्री के अन्यत्र कोई और कोणीय स्थिति पे है तो घूर्णन गति करेगा, और थीटा 0 स्थायी साम्यावस्था
और थीटा 180 पे घूर्णन गतियां नहीं होती है तो सदैव घूर्णन गति करता है, गलत कथन है। दूसरा कथन, असमरूप क्षेत्र में कभी भी घूर्णन गति नहीं करेगा, गलत कथन है। क्योंकि चाहे विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो या असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो, अगर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कोई कोणीय स्थिति में है तो धनावेश पे लगने वाला बल और ऋणावेश पे लगने वाला बल भले ही मान में भिन्न हो, अगर अलग अलग कार्य रेखा पे होंगे तो वो एक शुद्ध बल जो रेखीय गति कराएगा, उसके साथ साथ एक घूर्णन गति भी पी को ई की दिशा में अनुदिशन करने की निश्चित रूप से करेंगे। तो घूर्णन गतियां समरूप और असमरूप दोनों विद्युत क्षेत्रों में संभव है अगर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोणीय स्थिति में है। ये तीसरा कथन, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कभी भी रेखीय गति नहीं करेगा, सत्य कथन है। क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर धनावेश और ऋणावेश पे लगने वाले बल मान में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, तो इस पूरे द्विध्रुव के दृढ़ तंत्र पे शुद्ध रेखीय बल हमेशा शून्य होगा। रेखीय गतियां शुद्ध रेखीय बल से बनती है। अतः अगर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कोई कोण रखता है तो इस अक्ष पर घूर्णन गति तो संभव है, लेकिन ये घूर्णन अक्ष रेखीय विस्थापन नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि एक द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में कभी भी रेखीय गति नहीं करेगा, हालांकि वो घूर्णन गति कर सकता है। ये चौथा विकल्प, एक असमरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव सदैव रेखीय गति करेगा, भी एक सत्य कथन है। क्योंकि असमरूप विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव आघूर्ण को रखा जाएगा तो जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है वहां धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में अधिक मान का होगा, और ऋणावेश अगर कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जैसा इस चित्र में दिखाया हुआ रखा है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला बल कम मान का होगा, और दोनों बल विपरीत दिशाओं में निरस्त नहीं होंगे और एक शुद्ध रेखीय बल इस द्विध्रुव आघूर्ण को सदैव रेखीय गति देगा। तो इसे विद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण घूर्णन गति करता हुआ विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ अनुदिश हो जाएगा, तत्पश्चात ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रेखीय गति भी करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रेखीय गति कभी नहीं होगी और असमरूप क्षेत्र में रेखीय गति सदैव होगी। और हम इस तथ्य का इस्तेमाल विद्युत क्षेत्र के समरूप या असमरूप स्थितियां हैं इसकी जांच के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है इन उदाहरणों से विद्युत क्षेत्र में आवेशों की गति के संबंध में आपकी विषय समझ और अवधारणाओं में मजबूती आई होगी, और इसी तरह के प्रश्न प्रारूप जो परीक्षाओं की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें जब आप परीक्षाओं में पाएंगे और सही करेंगे तो आपकी सफलताएं भी सुनिश्चित बनेंगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो और अन्य प्लेलिस्ट आपके लिए मददगारी साबित हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार पुनः हमारी सभी लर्निंग वीडियो को सराहने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।